Hello students, welcome back. You are watching EdOnline, a channel for mathematics and information technology. Today we are going to continue our unit 3B, that is database management system. और इस यूनिट के फर्स्ट सेशन पर हम अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको आई टैब और डिस्क्रिप्शन दोनों में मिल जाएगा, आप उसको ज़रूर देख लें। बात करते हैं इस वीडियो में हम सेशन 2 पर डिस्कस करेंगे क्रिएट एंड एडिट टेबल्स यूजिंग विजार्ड एंड एसक्यूएल कमांड्स, और थियोरटिकल पोर्शन को हम कवर करेंगे इस वीडियो में। एज बिफोर प्रैक्टिकल के लिए हम दूसरी वीडियो कवर करेंगे। और जैसा आप देख पा रहे हैं इसमें हम जो सीखेंगे वो क्या होगा, टेबल्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं हम एसक्यूएल कमांड्स या विजार्ड के थ्रू। टाइटल हमें यही बता रहा है, लेकिन केवल यही नहीं, सीबीएसई ने और भी लर्निंग आउटकम सेट किए हैं इस सेशन से हमारे लिए। एक बार देखते हैं किन किन से हमें थ्योरी में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इंट्रोडक्शन टू आरडीबीएमएस के बारे में आपको पता होना चाहिए। डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, टेबल, क्वेरी, फॉर्म एंड रिपोर्ट्स, ये आपको पता होने चाहिए, इनसे आपको क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है। टर्म्स इन डेटाबेस, टेबल, फील्ड, रिकॉर्ड क्या होते हैं। उसके बाद कैसे हम टेबल क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग टेबल विजार्ड, और डेटा टाइप्स कौन कौन से बेस में इस्तेमाल होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। और कैसे हम प्राइमरी की सेट कर सकते हैं, और टेबल डेटा व्यू डायलॉग बॉक्स क्या होता है और क्या होती है डीडीएल कमांड्स, इनकी जानकारी आपको होनी चाहिए एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ सीबीएसई। यानी सीबीएसई जो चाहती है इस सेशन से आपको ये आना चाहिए। तो इन सभी को ब्रीफली डिस्कस करने वाले हैं हम। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखते हैं तो मुझे उम्मीद है कि जो भी इस सेशन से लर्निंग आउटकम सीबीएसई ने सेट किए हैं आप उन सभी का जवाब देने में समर्थ होंगे, एबल होंगे जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आरडीबीएमएस से। आरडीबीएमएस क्या होता है इसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं अपनी प्रीवियस वीडियो में। इसको थोड़ा यहाँ पर शॉर्ट में एक बार फिर से समझ लेते हैं। सो एक रिलेशनल डेटाबेस क्या होता है, इट इज़ ए कलेक्टिव सेट। ये कलेक्टिव सेट होता है किसका, ऑफ मल्टीपल डेटा सेट्स, मतलब बहुत सारे डेटा सेट्स का। और वो डेटा सेट्स भी कैसे होंगे, ऑर्गेनाइज्ड बाय टेबल, रिपोर्ट्स एंड कॉलम्स। यानी कि कुछ डेटा सेट्स हैं जो टेबल्स, रिकॉर्ड्स और कॉलम्स के रूप में ऑर्गेनाइज किए गए हैं, और उनके एक कलेक्टिव सेट को हम क्या कहते हैं, डेटाबेस कहते हैं। एक रिलेशनल डेटाबेस में क्या होता है, जो डेटाबेस टेबल्स होती हैं उन टेबल्स के बीच में एक वेल डिफाइंड रिलेशनशिप होती है जिसके थ्रू वो आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। अब एक दूसरे से कम्युनिकेट यदि टेबल करेंगी या शेयर करेंगी इन्फॉर्मेशन को, तो हमारे लिए आसान हो जाएगा डेटा को सर्च करना, ऑर्गेनाइज करना और उससे कोई भी रिपोर्ट तैयार करना। और किसी भी डेटाबेस से जो हमारे लिए रिक्वायर्ड डेटा है उससे या डेटाबेस से कम्युनिकेट करने के लिए जिस लैंग्वेज का हम इस्तेमाल करते हैं उसे हम कहते हैं स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ये हमें एक ऐसा प्रोग्रामिंग इंटरफेस प्रोवाइड करवाती है जहां से हम डेटाबेस के साथ इंटरेक्शन कर सकते हैं। सो आई थिंक नाउ यू आर अवेयर व्हाट इज आरडीबीएमएस। कुछ नहीं है, एक कलेक्शन ऑफ मल्टीपल डेटा सेट्स है जो कि ऑर्गेनाइज होते हैं टेबल्स, रिकॉर्ड्स और कॉलम्स में, और उन टेबल्स के बीच में एक रिलेशनशिप होती है जिसके थ्रू वो आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं और डेटा को एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। इससे क्या होता है, डेटाबेस में से हम डेटा को आसानी से सर्च कर सकते हैं, डेटा को आसानी से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, या कोई भी रिपोर्ट हम आसानी से बना सकते हैं। और इस काम को करने में जो लैंग्वेज हमारी मदद करती है दैट इज कॉल्ड एसक्यूएल। उसे हम क्या कहते हैं, एसक्यूएल कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम किस पर, कौन कौन से हमारे जो पॉपुलर आरडीबीएमएस हैं वो आपके सामने हैं। एसक्यूएल सर्वर आपका, IBM DB2, ओरेकल डेटाबेस, माई एसक्यूएल और MS SQL सर्वर, जैसा ये हमारा माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर। ये कुछ पॉपुलर आरडीबीएमएस हैं जो कि आज की डेट में बड़ी बड़ी कंपनीज के द्वारा डेटा स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि जो रिलेशनल मॉडल है ये कहाँ और किसने इसके बारे में सबसे पहले बात की, तो द रिलेशनल मॉडल वॉज डिजाइंड बाय द IBM रिसर्च साइंटिस्ट एंड मैथमेटिशियन डॉक्टर EF कोड। इनकी ये इमेज यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इसको बनाने के पीछे जो इनका मेन रीजन था
वो था, इनके दो उद्देश्य थे इसको बनाने के पीछे कि जो डेटाबेस सिस्टम होता है उसमें जो डेटा है वो रिडंडेंसी को आप कम कर सकें और डेटा की इंटीग्रिटी को इम्प्रूव कर सकें। दो इनके मेन मोटिव थे इस रिलेशनल मॉडल को डिज़ाइन करने के पीछे की, रिडंडेंसी को रिड्यूस करना और डेटा इंटीग्रिटी को इम्प्रूव करना। और यदि आपने एक ट्रू रिलेशनल मॉडल क्रिएट किया है तो वह आपको इंश्योर कराता है कि आपके डेटा में रिडंडेंसी नहीं होगी और आप उसकी इंटीग्रिटी पर बिलीव कर सकते हैं। नेक्स्ट वी डिस्कस ओवर डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स। इन ओपन ऑफिस बेस इट प्रोवाइड्स अस 4 ऑब्जेक्ट्स एंड व्हाट आर दीज? टेबल्स, क्वेरीज, फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स। ये 4 ऑब्जेक्ट्स पर हम काम करते हैं ओपन ऑफिस बेस या लिब्रे ऑफिस बेस में। आप अगर देखेंगे तो इस तरह से आपको ये व्यू मिलेगा, डेटाबेस का एक आपको कॉलम मिलेगा यहाँ पर, या एक कह सकते हैं विंडो मिलेगी, या एक डायलॉग बॉक्स होगा जिसमें आपको ये टेबल्स, क्वेरी, फॉर्म्स, रिपोर्ट्स इस तरह से दिखाई देंगे। ये चारों मिलकर ही आपको ये फैसिलिटेट करते हैं कि आप डेटाबेस में डेटा को एंटर कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं या कंपाइल कर सकते हैं जैसा आप चाहें, जब आप चाहें। इनको आगे ब्रीफली हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिस्कस करेंगे टेबल पर। व्हाट इज़ अ टेबल? टेबल को भी हम अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं और ये पूरी स्लाइड मैंने वहीं से एज इट इज़ कॉपी की। अगर आपने पहली वीडियो देखी होगी तो आप पहचान जाएंगे। तो रिलेशनल डेटाबेस में क्या होता है, टेबल एक कलेक्शन होती है डेटा एलिमेंट्स की, और वो डेटा एलिमेंट्स ऑर्गेनाइज होते हैं किन के टर्म्स में, किन के रूप में? रोज एंड कॉलम्स के रूप में। एक टेबल को हम क्या समझते हैं? कन्वीनियंट रिप्रेजेंटेशन भी समझते हैं रिलेशंस की, यानी कि अगर टेबल्स के रूप में आपने डेटा को स्टोर किया है तो आप उनमें रिलेशंस को सही तरीके से सेटअप कर सकते हैं और रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं और यूज भी कर सकते हैं। बट अ टेबल कैन हैव डुप्लीकेट टपल्स, लेकिन एक टेबल के अंदर डुप्लीकेट टपल्स हो सकते हैं। लेकिन यदि आपने एक ट्रू रिलेशन बनाया है, एक ट्रू रिलेशनल मॉडल बनाया है, तो उसमें आपको डुप्लीकेट टपल्स नहीं मिलेंगे। और टेबल को हम एक सिंपलेस्ट फॉर्म भी समझते हैं डेटा स्टोरेज की। एक नीचे एग्जाम्पल मैंने लिया है टेबल का, जिसमें कुछ स्टूडेंट्स के बारे में और उनकी डेट ऑफ बर्थ और कोर्स के बारे में जानकारी दी गई है। तो इसमें आप देखेंगे तो ये जो आप देख रहे हैं ये क्या फील्ड्स हैं? स्टूडेंट आईडी, नेम, डेट ऑफ बर्थ, कोर्स, दीज आर द फील्ड्स एंड दीज आर द रिकॉर्ड्स। मतलब, और इन्हें हम क्या कहते हैं? फील्ड्स को हम कॉलम्स या एट्रीब्यूट्स भी कहते हैं और रिकॉर्ड्स को हम रोज या टपल्स भी कहते हैं। तो ईच रो रिप्रेजेंट अ रिकॉर्ड एंड ईच कॉलम ऑफ दिस टेबल रिप्रेजेंट अ फील्ड और एट्रीब्यूट। नेक्स्ट, व्हाट इज अ क्वेरी? क्वेरी क्या होती है? नेक्स्ट डेटाबेस ऑब्जेक्ट है हमारा। तो क्वेरी क्या है? सिंपल, आपने अगर एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल या ओपन ऑफिस या लिब्रे ऑफिस का इस्तेमाल किया होगा तो या कोई भी स्प्रेडशीट एप्लीकेशन आपने इस्तेमाल की होगी तो उसमें फ़िल्टर्स का यूज़ किया होगा। तो ये जस्ट क्वेरी क्या है? जैसे फ़िल्टर किसी भी स्प्रेडशीट में डेटा को क्या करता है? रीऑर्गेनाइज करता है या डेटा को लिमिट्स करता है एज पर आवर रिक्वायरमेंट। तो वैसे ही क्वेरी क्या काम करती हैं? डेटाबेस में डेटा को लिमिट करती है या रीऑर्गेनाइज करती हैं एज पर आवर रिक्वायरमेंट। मतलब जैसा हमें डेटा चाहिए। हमारे पास बहुत सारे बच्चे हैं और हमें पता करना है कि जिनकी डेट ऑफ बर्थ एक पर्टिकुलर डेट से कम या ज़्यादा हो तो उन्हीं की लिस्ट केवल आए। तो ये काम हम एक्सेल में क्या करते हैं? डेट ऑफ बर्थ वाले कॉलम में फ़िल्टर लगाते हैं और यहाँ पर हम ये काम किससे करेंगे? क्वेरी से करेंगे। या फिर आप कह सकते हैं क्वेरी क्या है? क्वेरी एक वह तरीका है जिसके थ्रू आप अपने बहुत बड़े डेटाबेस में से अपने लिए यूजफुल इन्फॉर्मेशन को फाइंड आउट करते हैं। अब बहुत बड़े डेटाबेस से मतलब आपके पास अगर 10-20 रोज़ का डेटा है तो उसमें तो आप ऐसे ही सामने आपको दिख जाता है इन्फॉर्मेशन। लेकिन अगर यही रिकॉर्ड आपका थाउजेंड्स या लैक्स ऑफ रिकॉर्ड्स में हो तो आपको फिर क्वेरी या किसी पर्टिकुलर, जैसे एक्सेल शीट की बात करें तो आपको फिल्टर्स की ज़रूरत पड़ती है। जब हम किसी भी क्वेरी को लॉन्ग टर्म के लिए सेव कर देते हैं तो ये क्या बन जाता है? व्यू बन जाता है। इसे हम क्या कहते हैं? फिर व्यू कहते हैं। बेस में हम किसी भी क्वेरी को 3 तरह से राइट कर सकते हैं। पहला तरीका होता है विजार्ड व्यू। विजार्ड के थ्रू हम किसी भी क्वेरी को यदि क्रिएट करते हैं तो वहाँ पर हमें एक पूरी प्रोसेस के थ्रू गाइड किया जाता है कि कैसे कैसे हमें क्वेरी को राइट करना है। मतलब गाइडेंस वहाँ पर हमें प्रॉपर मिलता है।
सेकंड तरीका होता है हमारा, हम डिज़ाइन व्यू में क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर हमें गाइडेंस की जो मात्रा है वो कम हो जाती है, ज़्यादातर काम हमें खुद से करना होता है। और तीसरा तरीका होता है हमारा एसक्यूएल व्यू। इसमें हमें कोई भी गाइडेंस नहीं मिलता एप्लीकेशन की तरफ से। एप्लीकेशन केवल हमें एक व्यू देगी जहाँ पर हमें एक कमांड राइट करनी होगी एसक्यूएल की, जिस पर हमने डिस्कस किया था स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। उसी की कमांड्स का यूज़ करते हुए हम बाकी सारे जो डेटाबेस से कम्युनिकेशन है वो करते हैं। तो क्वेरी भी हम उन्हीं एसक्यूएल कमांड के थ्रू क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट डेटाबेस ऑब्जेक्ट की तरफ चलते हैं, एंड दैट इज़ यस फॉर्म। फॉर्म क्या होता है? तो फॉर्म से वैसे आप फैमिलियर हैं। एक फॉर्म क्या होता है? इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने का एक तरीका होता है, और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर रहे हैं। तो वैसे तो हम डेटाबेस में जो टेबल्स होती हैं उनमें डेटा को डायरेक्टली एंटर कर सकते हैं, लेकिन अगर यही काम हम फॉर्म के थ्रू करते हैं तो ये हमारे लिए आसान हो जाता है। और फॉर्म के थ्रू करेंगे अगर हम यह काम, तो ये हमें ये इंश्योर कराता है कि आपका जो डेटा है वो सही जगह पर और सही फॉर्मेट में जाकर सेव हो। और यदि ऐसा होगा तो आपका जो डेटाबेस है वो एक्यूरेट होगा और कंसिस्टेंट भी होगा। और अगर हम डेटाबेस की लैंग्वेज में बात करें तो फॉर्म क्या है? एक फ्रंट एंड होता है डेटा एंट्री और एडिटिंग के लिए। एक सिंपल फॉर्म में आपके जो फील्ड्स होते हैं वो किसी पर्टिकुलर टेबल से हो सकते हैं, और एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में जो फील्ड्स होंगे वो आपके एक से ज़्यादा टेबल्स में भी हो सकते हैं। उनमें आपके एडिशनल टेक्स्ट या ग्राफिक्स, सिलेक्शन बॉक्सेस और बहुत सारे एलिमेंट्स हो सकते हैं। सिमिलरली जैसे हम क्वेरी को क्रिएट कर रहे थे वैसे ही फॉर्म को हम यहाँ पर 3 नहीं 2 तरह से क्रिएट कर पाएंगे। डिज़ाइन व्यू में हम फॉर्म को क्रिएट कर सकते हैं, या फिर हम विजार्ड के थ्रू फॉर्म को क्रिएट कर सकते हैं। जैसा हमने पहले देखा था, विजार्ड के थ्रू करते हैं तो हमें यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के थ्रू हम फॉर्म को क्रिएट करेंगे, और डिज़ाइन व्यू के थ्रू करते हैं तो वहाँ हमें स्क्रैच से काम करना होता है और पूरा कंट्रोल हमारा डिज़ाइन पर होना चाहिए। तो 2 तरह से हम फॉर्म को बना सकते हैं। और अगर हम देखें एग्जाम्पल फॉर्म के, तो एक सिंपल फॉर्म आपका इस तरह से हो सकता है। जैसे अभी हमने एक टेबल बनाई थी तो उसमें हमने 3 फील्ड लिए थे। ये एक 4 फील्ड की कोई टेबल का फ्रंट एंड है। यहाँ से आप टेबल के अंदर डेटा को भेज सकते हैं और डेटा को एडिट कर सकते हैं। और अगर एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म की बात करें तो इस तरह का वो हो सकता है, बहुत सारे फील्ड हो सकते हैं और उसमें एक से ज़्यादा टेबल्स के डेटा को आप एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो दैट इज़ रिपोर्ट। एक रिपोर्ट क्या होती है? तो रिपोर्ट से आप भी फैमिलियर हैं। किसी भी चीज़ जैसे आपका रिपोर्ट कार्ड होता है, व्हाट इज़ इट? डेटाबेस में आपके जो मार्क्स होते हैं वो स्टोर होते हैं स्कूल के सिस्टम में, और उसमें से आपकी पर्टिकुलर एक रिपोर्ट को पेपर पर प्रिंट करके दे दिया जाता है, दैट इज़ योर रिपोर्ट कार्ड। तो रिपोर्ट्स क्या होती है? किसी भी डेटाबेस में से इंफॉर्मेशन को अरेंज करती है इन अ यूजफुल वे, ताकि वो किसी पर्टिकुलर यूज़ में लाई जा सके। अब डेटाबेस में तो डेटा बहुत सारे टेबल्स में बहुत सारे लोगों का स्टोर है, लेकिन जैसे हमें डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट बनाना है तो आपका केवल एडमिशन नंबर वहाँ पर हम एप्लीकेशन में डालते हैं, और वो एडमिशन नंबर डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट में जो फील्ड्स चाहिए, जो लैंग्वेज लिखी होनी चाहिए, वो पहले से हम फीड रखते हैं और वो पूरा उसे अरेंज कर देता है उसी के हिसाब से। तो दैट इज़ रिपोर्ट, और बाद में आप उसको प्रिंट भी कर सकते हैं। बल्कि आप कस्टमाइज रिपोर्ट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपके डॉक्यूमेंट की अपीयरेंस को विजुअली अपीलिंग बना देता है, मतलब बहुत ज़्यादा आकर्षक बना देता है। सारी जो रिपोर्ट्स होती हैं वो किसी न किसी टेबल पर या व्यू पर या क्वेरी पर बेस्ड होती हैं। तो सबसे पहले आपको डिसाइड करना होता है कि कौन कौन से फील्ड्स आप रिपोर्ट में यूज़ करने वाले हैं। इट इज़ मोर इम्पोर्टेंट कि कौन कौन से फील्ड आप रिपोर्ट में दिखाने वाले हैं। और यदि वो जो आप फील्ड्स दिखाने वाले हैं वो एक से ज़्यादा टेबल्स में से हैं तो पहले आपको उन्हें कंबाइन करना होगा किसी क्वेरी या किसी व्यू के थ्रू, तभी आप उससे बाद में रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। और ओपन ऑफिस बेस में जो रिपोर्ट है वह हम 2 तरह से बना सकते हैं, डिज़ाइन व्यू में या फिर विजार्ड के थ्रू। सिमिलरली डिज़ाइन व्यू में आपको स्क्रैच से काम करना होगा और विजार्ड में आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा इन डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स के बारे में, लेकिन फिर भी एक ओवरव्यू ले लेते हैं। अगर आप देखें इस इमेज को ध्यान से तो ये सारे के सारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं, हमारा फॉर्म है, क्वेरी है, रिपोर्ट है, ये सारे किससे लिंक हैं? टेबल से लिंक हैं। तो एवरी पीस ऑफ डेटा, अ क्वेरी, फॉर्म और रिपोर्ट, ये जो भी इंफॉर्मेशन यूज करती हैं या इनके जो भी यूजेस हैं वो किसी न किसी डेटाबेस टेबल में ही स्टोर होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि टेबल इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्ट ऑफ एनी डेटाबेस।
और फॉर्म क्या करता है, फॉर्म हमें किसी भी टेबल में डेटा को ऐड या उस टेबल में जो डेटा है उसको व्यू करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है। और रिपोर्ट क्या काम करती है, रिपोर्ट उस डेटा को प्रेजेंट करने का काम करती है जो डेटा हम टेबल्स में स्टोर हमने किया है या क्वेरीज की मदद से फैच किया है, और बाद में हम उस डेटा को क्या कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, किसी भी पर्टिकुलर अपने टास्क में यूज कर सकते हैं। तो चारों यही ऑब्जेक्ट मिलकर क्या बनाते हैं, एक RDBMS बनाते हैं, एक रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बनाते हैं। और आई थिंक अभी आप इससे फैमिलियर हो गए होंगे कि ये क्या होते हैं और ये कैसे काम करते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं टर्म्स इन डेटाबेस। डेटाबेस में जो टर्म्स हैं वो कौन कौन से यूज़ होते हैं। पहले अगर हम बात करें तो दैट इज़ रिकॉर्ड। रिकॉर्ड क्या होता है, रिकॉर्ड इज अ कलेक्शन ऑफ वैल्यूज़ और फील्ड्स ऑफ ए स्पेसिफिक एंटिटी। किसी भी एक एंटिटी के बारे में जो जानकारी है उसका जो कलेक्शन है उसे हम क्या कहते हैं, रिकॉर्ड कहते हैं। और वो एंटिटी कोई भी हो सकती है, एम्प्लॉय हो सकता है या कोई किसी व्यक्ति की सैलरी अकाउंट हो सकता है। तो पूरा एक एम्प्लॉय के बारे में जो जानकारी होगी उसे हम क्या करते हैं, एक रो में लिखते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, रिकॉर्ड कहते हैं। और जो रो में हमारा रो में पर्टिकुलर कॉलम्स होते हैं और वो कॉलम्स ही क्या होते हैं, फील्ड होते हैं। और फील्ड रेफर्स टू एन एरिया विद इन अ रिकॉर्ड। एक रिकॉर्ड में किसी एक एरिया को रेफर करता है एक फील्ड, जो कि रिजर्व होता है एक पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक पीस ऑफ डेटा। जैसे कि एक एम्प्लॉय का रिकॉर्ड में एक कॉलम होगा आपका डेट ऑफ बर्थ, तो डेट ऑफ बर्थ क्या हो गया, आपका फील्ड हो गया। और उस फील्ड में क्या होगा, पर्टिकुलर सभी की डेट ऑफ बर्थ ही होंगी। या जैसे एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय आईडी एक फील्ड हो गया, तो जो एम्प्लॉय आईडी वाला फील्ड होगा उसमें सभी एम्प्लॉयज़ की एम्प्लॉय आईडी ही होंगी। और इन रिकॉर्ड का जो कलेक्शन होता है, एक पर्टिकुलर किसी भी एंटिटी के जो रिकॉर्ड्स हैं उसका जो कलेक्शन होता है, इस तरह के बहुत सारे रिकॉर्ड का जो कलेक्शन है उसे हम क्या कहते हैं, टेबल कहते हैं। जैसे एम्प्लॉय टेबल इज अ कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स रिलेटेड टू ऑल द एम्प्लॉयज़। तो ये जो टर्म्स हैं डेटाबेस में नॉर्मली यूज करते हैं, रिकॉर्ड, फील्ड एंड टेबल्स। और इसको हमने पहले भी डिस्कस किया था। रिकॉर्ड को हम क्या कहते हैं, टपल भी कहते हैं, और फील्ड को हम क्या कहते हैं, एट्रीब्यूट भी कहते हैं। और रिकॉर्ड को हम रो भी कहते हैं और फील्ड को हम क्या कहते हैं, कॉलम भी कहते हैं। जैसे कि ये टेबल हमारे सामने है, इसमें ये एक पर्टिकुलर एक स्टूडेंट के रिकॉर्ड को शो कर रहा है। एक रिकॉर्ड, या हम कह सकते हैं कि एक रिकॉर्ड एक स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन को शो कर रहा है, या हम कह सकते हैं कि ये जो एक पर्टिकुलर लाइन है इसमें एक स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन शो हो रही है। और एक पर्टिकुलर कॉलम की अगर हम बात करें, नेम की अगर हम बात करें, तो इसमें क्या है, केवल सभी स्टूडेंट्स के हमें नेम ही मिलेंगे, और इसे हम क्या कहते हैं, फील्ड कहते हैं। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। रोज को हम क्या कहते हैं, रिकॉर्ड कहते हैं टेबल में, और कॉलम्स को हम क्या कहते हैं, फील्ड कहते हैं। रो और कॉलम के कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं, टेबल कहते हैं। और जब इस तरह की टेबल्स में हम डेटा को कलेक्ट करते हैं तो वो हमारा क्या बन जाता है, डेटाबेस बन जाता है। और जिन सिस्टम्स के थ्रू हम ये काम करते हैं इन टेबल्स के अंदर डेटा को पहुंचाना या डेटा को व्यू करना, रिपोर्ट्स, क्वेरी या फॉर्म्स का इस्तेमाल करना, तो वो क्या बन जाता है, एक RDBMS बन जाता है। किसी भी RDBMS में हम टेबल को कैसे क्रिएट करते हैं वो हम अब देखेंगे बाय यूजिंग द टेबल विजार्ड। विजार्ड के थ्रू हम टेबल को कैसे क्रिएट कर सकते हैं ओपन ऑफिस में, यह देखेंगे हम। तो सिंपल आपको क्या करना है, फ्रॉम डेटाबेस विंडो क्लिक ऑन टेबल्स एंड देन फ्रॉम टास्क विंडो क्लिक ऑन यूज विजार्ड टू क्रिएट टेबल। क्या करना है आपको, पहले टेबल्स पर क्लिक करना है, देन आपको यहाँ यूज विजार्ड टू क्रिएट टेबल पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने विजार्ड स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करना होगा, कैटेगरी सेलेक्ट करनी होगी कि किस कैटेगरी की आप टेबल बनाना चाहते हैं। उसी से रिलेटेड सैम्पल डेटा आपको ये दिखाएगा, क्या बिजनेस कैटेगरी की आप बनाना चाहते हैं या पर्सनल कैटेगरी की टेबल आप बनाना चाहते हैं। जो भी आप सेलेक्ट करेंगे, अभी फिलहाल मैंने यहाँ पर बिजनेस ही सेलेक्ट की है, बाय डिफ़ॉल्ट जो सेलेक्ट हो रखी थी मैंने चेंज नहीं किया। आप कर सकते हैं, चेक करेंगे आप, अलग अलग देखेंगे पर्सनल में कौन कौन सी हैं और बिजनेस में कौन सी हैं। उसके बाद आपके नीचे सैम्पल टेबल्स में आपको एक सैम्पल टेबल सेलेक्ट करनी है जिससे रिलेटेड फील्ड्स आपको यहाँ पर दिखने लगेंगे। जैसे मैंने टास्क जो सैम्पल टेबल है वही सेलेक्ट की है, डिफ़ॉल्ट में सेलेक्ट थी, तो उसी के अवेलेबल फील्ड्स यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से जो फील्ड्स हैं, जैसे अभी हमारे पिछली स्लाइड में ये फील्ड्स थे,
तो ये आप यहाँ पर ये बटन देखेंगे, तो इन बटन्स का इस्तेमाल करने के बाद आपको इन फील्ड्स को क्या करना है, सेलेक्टेड फील्ड्स में लाना है। जो भी फील्ड आपको चाहिए उस पर आप क्लिक करेंगे और ये जो आपके ऐड ऑल या फिर ये रिमूव आपको कोई फील्ड करना है तो आप इस बटन का इस्तेमाल कर सकते हैं, और सारे ही आपको रिमूव करने हैं तो आप इस बटन का इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब आपको यदि कोई भी फील्ड इधर लाना है सेलेक्टेड फील्ड में जो आपको टेबल में चाहिए तो उस पर आप क्लिक करेंगे, ऐड पर क्लिक करेंगे, और सारे ही फील्ड आपको चाहिए तो आप ऐड ऑल पर क्लिक करेंगे, सारे आपके सेलेक्टेड फील्ड बन जाएंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट पर क्लिक करना है। तो आपके जो यहाँ पर ये 4 स्टेप देख रहे हैं, 4 स्टेप के थ्रू आपकी जो टेबल है वो क्रिएट होगी। पहला स्टेप हमारा ये कंप्लीट हो जाता है यहाँ पर सेलेक्ट फील्ड्स का। इसके बाद हमारा जैसे हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो सेकंड स्टेप पर जाएंगे, सेट टाइप्स एंड फॉर्मेट्स। तो हम नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। तो जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद क्या होगा, आपका ये सेट टाइप्स एंड फॉर्मेट्स वाला जो डायलॉग बॉक्स है ये आपका खुल जाएगा। इसके अंदर जो भी चीज़ें हैं वो आपको दिखने लगेंगी। इसमें आपको क्या करना है, जो भी आपके फील्ड्स हैं वो उनका डेटा टाइप आप क्या रखना चाहते हैं वो यहाँ से आप सेट करेंगे। डेटा टाइप क्या होते हैं आगे हम डिस्कस करेंगे। डेटा टाइप मतलब कि आप इस पर्टिकुलर फील्ड में किस प्रकार का डेटा रखने वाले हैं वो आपको यहाँ से डिसाइड करना होगा। और अगर आप नाम को चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। ऑटो वैल्यू, क्या ऑटोमेटिकली इसकी वैल्यू फिल करनी है तो वो आपको यहाँ पर सेट करना है। ये जो ऑटो वैल्यू प्रॉपर्टी है इसका इस्तेमाल बेसिकली हम तब करते हैं जब किसी फील्ड को हमने प्राइमरी की बनाया होता है और हम चाहते हैं कि नेक्स्ट जो हमारा रिकॉर्ड जनरेट हो उसके लिए नेक्स्ट नंबर ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाए, तब हम उस फील्ड में क्या करते हैं, ऑटो वैल्यू को यस करते हैं। नेक्स्ट है हमारा एंट्री रिक्वायर्ड। एंट्री रिक्वायर्ड का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमारी टेबल में कोई फील्ड ऐसा है जो हम उस रिकॉर्ड के साथ ज़रूर सेव कराना चाहते हैं, मतलब उसके बिना वो रिकॉर्ड सेव ना हो, तब हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसको एंट्री रिक्वायर्ड को यस कर देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा लेंथ, कि हमें इस पर्टिकुलर जो फील्ड टाइप है इसकी जो हमें लेंथ है वो कितनी रखनी है। ऐसे करने के बाद हम हर एक फील्ड के लिए यहाँ पर ये प्रॉपर्टी उसकी सेट करेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, नेक्स्ट पर क्लिक करना है, और जैसे ही हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे उसके बाद हम पहुँच जाएंगे नंबर 3 ऑप्शन पर जहाँ पर हमें प्राइमरी की सेट करनी होगी, सेट प्राइमरी की। तो प्राइमरी की सेट करने के लिए हमें देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिकली पहले से ही इस चेक बॉक्स पर क्लिक है, क्रिएट अ प्राइमरी की। यहाँ पर हमारे पास 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है ऑटोमेटिक ऐड अ प्राइमरी की, मतलब जो कॉलम हम पहले से सेलेक्ट करके आए हैं, 3 फील्ड हमने वहाँ पर लिए थे, उनके अलावा एक और नया कॉलम जनरेट हो जाए और वो प्राइमरी की बन जाए। तो ये क्या करेगा, आईडी के नाम से एक नया कॉलम बनाएगा और उसे क्या करेगा, प्राइमरी की बना देगा। मतलब हमारे जो कॉलम है एग्जिस्टिंग कॉलम वो तो रहेंगे, एक नया कॉलम अलग से बन जाएगा हमारी टेबल में और वो प्राइमरी की बन जाएगा। और उसकी जो वैल्यू है आप ऑटो वैल्यू करना चाहते हैं, मतलब उस फील्ड में उस कॉलम में वैल्यू आपकी ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट होते रहे, तो आप यहाँ पर इस चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे। और अगर आप चाहते हैं मैन्युअली उसमें वैल्यू फिल की जाए तो आप यहाँ पर चेक बॉक्स पर क्लिक नहीं करेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि जो आपके टेबल में पहले से ही फील्ड हैं उन्हीं में से किसी को प्राइमरी की बनाना चाहते हैं तो आप ये सेकंड ऑप्शन चूज करेंगे, यूज़ एन एग्जिस्टिंग फील्ड एज ए प्राइमरी की। और फिर यहाँ से फील्ड नेम सेलेक्ट करेंगे और फिर आगे ऑटो वैल्यू, मतलब क्या आप इसको ऑटो वैल्यू करना चाहते हैं उस फील्ड को, तो इस चेक बॉक्स को क्लिक करेंगे, अदरवाइज रहने देंगे। और नेक्स्ट है थर्ड ऑप्शन, जब हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कंपोजिट प्राइमरी की, मतलब जब हम प्राइमरी की दो या दो से ज़्यादा फील्ड को कंबाइन करके प्राइमरी की बनाते हैं, तो वो अगर आप करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको थर्ड ऑप्शन चूज़ करना होगा। उसके बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपका जो टेबल क्रिएट होने का लास्ट स्टेज पर आप पहुंच जाएंगे। यहाँ पर आपको आपके टेबल का नाम देना होगा। यहाँ पर टेबल का नाम लिखने के बाद आगे आपके पास ये 3 ऑप्शन है, व्हाट डू यू वांट टू डू नेक्स्ट। टेबल क्रिएट करने के बाद आप क्या करना चाहते हैं, इंसर्ट डेटा इमीडिएटली, क्या डेटा तुरंत उसमें इंसर्ट करना चाहते हैं, या फिर आप मॉडिफाई द टेबल डिजाइन, टेबल डिजाइन को मॉडिफाई करना चाहते हैं, या फिर तीसरा ऑप्शन आपका क्रिएट अ फॉर्म बेस्ड ऑन दिस टेबल, क्या इस टेबल के ऊपर आप एक फॉर्म बनाना चाहते हैं, मतलब इस टेबल में डेटा को एंटर करने के लिए क्या आप कोई फॉर्म बनाना चाहते हैं। जैसे हमने फॉर्म को समझते हुए समझा था कि फॉर्म क्या होता है, किसी भी टेबल में जो डेटा है उसको एंटर करने के लिए या व्यू करने के लिए हम फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। तो क्या आप ऐसा कोई फॉर्म बनाना चाहते हैं इस टेबल के लिए, तो आपको थर्ड ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिलहाल हमें केवल टेबल बनाना था, वो हम बना चुके हैं, उसमें मैनुअली डेटा एंटर करना चाहते हैं तो फर्स्ट ऑप्शन को ही रहने देंगे, इंसर्ट डेटा इमीडिएटली। जैसे ही आप इतना करने के बाद फिनिश पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने क्या होगा,
टेबल डेटा व्यू में आपके सामने टेबल खुल जाएगी। इस तरह से आपको वो टेबल मिलेगी। देखिए हमने फर्स्ट ऑप्शन चूज किया था, प्राइमरी की के लिए एक नया कॉलम बन गया है आईडी के नाम से, और यहाँ पर हमने ऑटो वैल्यू सेलेक्ट नहीं किया था तो वैल्यू नहीं आई है। ऑटो वैल्यू हम सेलेक्ट करते हैं तो इसमें हमें ऑटोमेटिकली वैल्यू फील्ड मिलती 1, हमें इसमें एंटर करने की ज़रूरत नहीं होती। अब यहाँ पर हम मैनुअली इसमें डेटा एंटर कर सकते हैं और टेबल में जैसे ही हमें चारों रिकॉर्ड फिल करेंगे उसके बाद नेक्स्ट एंटर प्रेस करेंगे, दूसरा रिकॉर्ड ऑटोमेटिकली आ जाएगा और फिर फर्दर हम इसके साथ आगे प्रोसेस कर सकते हैं। तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कैसे हम एक टेबल को क्रिएट कर सकते हैं बाय यूजिंग डिज़ाइन व्यू। नेक्स्ट हम देखेंगे डेटा टाइप्स पर। जो भी हमने देखा था कि हर फील्ड का डेटा टाइप होता है, तो वो कौन कौन से डेटा टाइप होते हैं और उनके क्या क्या नाम होते हैं। तो बेस में जो डेटा टाइप होते हैं वो HSQLDB डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पर डिपेंड करते हैं। चूँकि जो ओपन ऑफिस है वो HSQLDB डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इस्तेमाल करता है और ये पर्टिकुलर जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है अपने आप में एक रिच सेट ऑफ डेटा टाइप्स का रखता है। तो इसका मतलब हुआ कि हमारे पास भी एक रिच टाइप ऑफ डेटा सेट अवेलेबल होने वाला है। जो डेटा टाइप्स हैं ओपन ऑफिस में 5 कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं। सबसे पहला न्यूमेरिक डेटा टाइप, अल्फा न्यूमेरिक डेटा टाइप, बाइनरी, देन डेट टाइम और उसके बाद अदर। ये 5 कैटेगरीज में हमने सारे जो डेटा टाइप्स हैं उनको कवर किया है। वन बाय वन इनको हम देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे न्यूमेरिक डेटा टाइप्स पर। तो जैसा इसके नाम से ही पता चल रहा है कि न्यूमेरिक डेटा टाइप्स क्या करेंगे, हमारी जो न्यूमेरिक वैल्यूज़ होती हैं, ऐसे फील्ड्स जिनमें हम न्यूमेरिक वैल्यूज को स्टोर करने वाले हैं अपनी डेटाबेस टेबल में, तो उन्हें हमें क्या देना होगा, न्यूमेरिक टाइप देना होगा। अब न्यूमेरिक टाइप भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे मोबाइल नंबर है, रोल नंबर स्टोर कराना चाहते हैं, डोर नंबर स्टोर कराना चाहते हैं, स्कूल का साल, किस साल आपने स्कूल ज्वाइन किया, ये आपका फील्ड है, या केवल ट्रू फॉल्स ही हम सेव कराने वाले हैं, या कोई भी स्टैटिस्टिकल वैल्यू हम सेव कराने वाले हैं, डेसिमल में है। तो ये भी कई प्रकार का हो सकता है न्यूमेरिकल जो डेटा है। तो उसी के लिए अलग अलग प्रकार के हमारे लिए न्यूमेरिक डेटा टाइप्स हैं, बूलियन, टिनी इंट, स्मॉल इंट, इंटीजर, बिग इंट, न्यूमेरिक, डेसिमल, रियल, फ्लोट एंड डबल। और इनका काम क्या होता है, देखिए यस और नो, यानी कि बूलियन अगर आपने टाइप चूज़ किया है तब इस फील्ड में केवल आप 2 ही वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, 0 और 1। आप इससे बड़ी वैल्यू इस फील्ड में स्टोर नहीं कर सकते हैं। इससे बड़ी वैल्यू आपको स्टोर करानी है 0 से 255 तक की रेंज में, तो आपको टिनी इंटीजर लेना होगा। उससे ज़्यादा बड़ी आपको वैल्यू स्टोर करानी है स्मॉल इंट, उससे ज़्यादा इंटीजर, उससे भी ज़्यादा बिग इंट, न्यूमेरिक। और अगर आपको डेसिमल फॉर्म में नंबर स्टोर कराना है तो आपको डेसिमल इस्तेमाल करना होगा, या फिर उससे बड़ा नंबर लेना है तो रियल, फ्लोट, और उससे भी बड़ा आपको वैल्यू स्टोर करानी है डेसिमल की तब आप लेते हैं डबल। तो ये कुछ न्यूमेरिक टाइप्स हैं जो आप बेस में उन फील्ड के लिए इस्तेमाल करते हैं जिनमें आप नंबर स्टोर करवाने वाले हैं। नेक्स्ट हमारा सेकंड टाइप के जो डेटा टाइप हैं वो हैं अल्फा न्यूमेरिक टाइप। इसमें आपके आते हैं चार आपको डेटा टाइप मिलते हैं। लॉन्ग वर्कर, यार ये करेक्टर का आपका ये CHAR, उसके बाद वर्कर, उसके बाद वर्कर इग्नोर केस। अब जैसे लॉन्ग वर्कर है, इसका इस्तेमाल हम तब करते हैं जब आपको ज़्यादा टेक्स्ट, कोई बहुत बड़ी टेक्स्ट की एंट्री आपको चाहिए, तब आप किसका इस्तेमाल करते हैं, मेमो का इस्तेमाल करते हैं। स्टोर्स अप टू द मैक्स लेंथ और नंबर इंडिकेटेड बाय यूजर। और टेक्स्ट में क्या होता है, स्टोर एग्जैक्टली द लेंथ स्पेसिफाइड बाय यूजर, पैड्स विद ट्रेलिंग स्पेसेस फॉर शॉर्टर स्ट्रिंग। और जो टेक्स्ट है यानी कि वर्कर का इस्तेमाल करते हैं तो ये भी स्पेसिफाई लेंथ स्टोर करता है, लेकिन इसमें पैडिंग नहीं होती है, सेम एज लॉन्ग वर्कर, जैसे लॉन्ग वर्कर में होता है। जो ये करेक्टर वाला है, इसमें अगर आपने कोई पर्टिकुलर लेंथ सेट की है कि आपको 50 करेक्टर का स्पेस चाहिए, तो आपके डेटाबेस में ये 50 करेक्टर की जगह लेगा, चाहे आप उसमें 10 करेक्टर यूज़ करें या 20, ये जगह 50 की ही लेगा। लेकिन इनमें आपका वर्कर या लॉन्ग वर्कर में आपने अगर 50 उसकी जो लेंथ है सेट की है तो ये 50 तक सेट तो करेगा, लेकिन सपोज अगर आपने 10 करेक्टर्स यूज किए हैं तो ये आपकी जो जगह घेरेगा डेटाबेस में वो 10 करेक्टर्स की ही लेगा। और जो आपका लास्ट है ये वर्कर इग्नोर केस, इसमें क्या होता है, कंपैरिजन जब आप करते हैं तो वो केस सेंसिटिव नहीं होती है, लेकिन जो आप डेटा स्टोर करते हैं
वो कैपिटल्स के रूप में ही स्टोर करेगा, मतलब जिस केस में आप स्टोर करेंगे उसमें ही करेगा, लेकिन कंपैरिजन करते समय केस को क्या करना चाहिए, इंपॉर्टेंस नहीं देता है। तो ये थे हमारे अल्फान्यूमेरिक टाइप्स जो हम बेस में इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद हमारे नेक्स्ट जो डेटा टाइप है वो है बाइनरी टाइप। बाइनरी डेटा टाइप्स आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग डेटा इन बाइनरी फॉर्मेट। बाइनरी फॉर्मेट में अगर हमें डेटा को स्टोर करना होता है तब हम इसका इस्तेमाल करते हैं। बाइनरी डेटा टाइप इन अ डेटाबेस कैन बी यूजिंग फॉर स्टोरिंग फोटोज, म्यूजिक फाइल एक्सेट्रा। मतलब फ़ोटो म्यूजिक फाइल अगर हमें स्टोर करनी है तब हम किसका इस्तेमाल करते हैं, बाइनरी डेटा टाइप्स का इस्तेमाल करते हैं। इन जनरल फाइल्स ऑफ एनी फॉर्मेट कैन बी स्टोर्ड यूजिंग द बाइनरी डेटा टाइप। मतलब किसी भी तरह की फाइल हो आप बाइनरी डेटा टाइप में उसे स्टोर कर सकते हैं। और जो अलग अलग प्रकार के बाइनरी डेटा टाइप्स अवेलेबल हैं बेस में हमारे लिए वो 3 प्रकार के हैं, लॉन्ग वेरिएबल बाइनरी, बाइनरी एंड वेरिएबल बाइनरी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं डेटा टाइप ये इमेज और ये बाइनरी फिक्स और ये बाइनरी। इनमें जैसा कि आप देख रहे हैं स्टोर्स एन एरे ऑफ बिट्स, स्टोर्स एन एरे ऑफ बिट्स, मतलब एक एरे के रूप में ये डेटा को स्टोर करते हैं। और इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट डेटा टाइप है वो है आपका डेट टाइम। जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है कि अगर आपको अपने किसी कॉलम में डेट या टाइम स्टोर करना है तब आप उसका जो डेटा टाइप लेंगे वो डेट टाइम के रूप में होना चाहिए। जैसे कि डेट ऑफ बर्थ आप स्टोर कर रहे हैं, डेट ऑफ एडमिशन आप स्टोर कर रहे हैं किसी कॉलम में, या डेट ऑफ प्रोडक्ट सेल एक्सेट्रा, कोई भी डेट या टाइम आप स्टोर कर रहे हैं तो आपका जो डेटा टाइप है वो डेट टाइम होना चाहिए। इसमें हमें ये 3 प्रकार के मिलते हैं। डेट, इसमें क्या होता है, आपको यदि कोई डेट स्टोर करवानी है और ध्यान रखेंगे जो डेट का फॉर्मेट ये स्टोर करता है वो होता है YYYMMDD, मतलब पहले ईयर होता है, फिर मंथ होता है, फिर डेट। नॉर्मल जो हम डेट लिखते हैं उसमें पहले क्या लिखते हैं, डेट, फिर मंथ, फिर ईयर, लेकिन यहाँ पर इसका जस्ट अपोजिट है, पहले आपको ईयर लिखना है, फिर मंथ और फिर डेट। उसके बाद टाइम की बात करें, दूसरा हमारा है टाइम। ये आपका जो क्लॉक टाइम होता है, जो घड़ी का समय होता है, वो स्टोर अगर हमें कराना है किसी डेटाबेस फील्ड में तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ये 24 आवर्स फॉर्मेट में डेटा को, मतलब टाइम को स्टोर करता है। और एक होता है हमारा टाइम स्टैम्प या डेट टाइम के नाम से ही मिलता है हमें। ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, इसमें आपका डेट और टाइम दोनों आपकी सेव होती हैं और डेट का फॉर्मेट आपका होता है वही जो डेट का हमने ऊपर पढ़ा है और टाइम का ही वही है जो टाइम का हमने पढ़ा है, केवल दोनों को एक साथ ये सेव करता है, डेट और टाइम। इसके बाद हमारा जो लास्ट डेटा टाइप है वो अदर टाइप। अदर और ऑब्जेक्ट, इसमें क्या होता है, ये स्टोर करता है किसको, सीरियलाइज्ड जावा ऑब्जेक्ट्स को, यानी कि जावा ऑब्जेक्ट्स को सीरियलाइज करके हम स्टोर कर सकते हैं। यूजर एप्लीकेशन मस्ट सप्लाई सीरियलाइजेशन रूटनेस। और इसके बाद हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे किस पर, एसक्यूएल कमांड्स पर। और ये लास्ट टॉपिक है हमारे इस वीडियो का। एसक्यूएल में हमें जो कमांड्स मिलती हैं वो नॉर्मली 4 कैटेगरी में उसको डिवाइड किया गया है। पहला DDL कमांड, दूसरा DML, तीसरा DCL और चौथा हमारी होती हैं TCL। DDL में हमारी जो कमांड आती है वो होती है क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप एंड ट्रंकेट। DML के अंतर्गत जो कमांड रखी गई हैं वो सेलेक्ट, इंसर्ट, डेट, अपडेट एंड डिलीट। DML मतलब डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए जिन कमांड्स का इस्तेमाल होती है वो ये है आपकी। नेक्स्ट है DCL, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। इसमें 2 ही हमारी कमांड होती हैं, ग्रांट और रिवोक। और तीसरा हमारी है TCL, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। इसमें हमारी 3 कमांड मिलती है, सेव पॉइंट, कमिट एंड रोल बैक। आइए वन बाय वन को डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं DDL कमांड पर। तो DDL की फुल फॉर्म आपकी होती है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। ये कमांड कौन सी होती है, जो डेटाबेस के स्कीमा को डिफाइन करती है, मतलब उसमें कितनी टेबल्स होंगी, आप मतलब टेबल्स को क्रिएट कर सकते हैं, किस टेबल को आपको डिलीट करना है, अपडेट करना है, मॉडिफाई करना है, इस तरह के काम करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं DDL कमांड का। और इसमें जो ये अलग अलग कमांड है, क्रिएट, जैसा आप देख रहे हैं टेबल आपको बनानी है डेटाबेस में तो आप इसका क्रिएट का इस्तेमाल करेंगे, या आपको कोई व्यू बनाना है तो भी आप इसका क्रिएट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ड्रॉप का इस्तेमाल हम करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को डिलीट करने के लिए। अल्टर का इस्तेमाल करते हैं डेटाबेस की स्ट्रक्चर को चेंज करने के लिए। और ट्रंकेट का इस्तेमाल करते हैं जितने भी रिकॉर्ड्स अगर आप किसी टेबल में हैं तो उन सभी रिकॉर्ड्स को एट ए टाइम आपको डिलीट करना है तो आप इस्तेमाल करते हैं ट्रंकेट कमांड का। इसके बाद नेक्स्ट हमारी आती है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। इसमें आपकी ये 4 कमांड है, जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया था। डेटा को मैनिपुलेट करना है, मतलब डेटाबेस में डेटा को इंसर्ट करना है, व्यू करना है, एडिट करना है, इस
तरह के काम करने के लिए जो कमांड इस्तेमाल होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, DML कमांड कहते हैं। 4 कमांड हमारे पास हैं। ये सेलेक्ट डेटा को रिट्रीव करने के लिए इस्तेमाल होती है, मतलब आपको टेबल्स में से डेटा को फैच करना है तो आप सेलेक्ट कमांड का इस्तेमाल करेंगे। डेटा को इंसर्ट करना है टेबल में तो इंसर्ट का इस्तेमाल करेंगे। अपडेट करने के लिए अपडेट का इस्तेमाल करेंगे और रिकॉर्ड्स को डिलीट करने के लिए आप डिलीट का इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद हमारी आती है DCL, मीन्स डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, मतलब कौन सा यूजर किस प्रकार के डेटा को किस तरह से एक्सेस कर सकता है। ये जो फंक्शनलिटी है, ये जो फीचर है वो हमें प्रोवाइड करवाती है। 2 कमांड है हमारे पास इसके लिए, ग्रांट एंड रिवोक। ग्रांट का काम होता है किसी भी यूजर को कोई भी प्रिविलेज के एक्सेस देने हैं आपको तो आप ग्रांट का इस्तेमाल करेंगे, और कोई भी आपको उससे एक्सेस विड्रॉ करने हैं तो आप रिवोक कमांड का इस्तेमाल करेंगे। और लास्ट इसमें जो है हमारी ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, इसमें हमें ये 3 कमांड मिलती हैं, कमिट, रोलबैक एंड सेव पॉइंट। किसी भी ट्रांजैक्शंस को कमिट करना है तो हम कमिट का इस्तेमाल करेंगे, मतलब वो ट्रांजैक्शन हमें कंप्लीट करनी है तो कमिट का इस्तेमाल करेंगे। किसी भी ट्रांजैक्शन को आपको रोल बैक करना है, वापस लेना है तो आप रोल बैक का इस्तेमाल करेंगे। और किसी भी ट्रांजैक्शन के विद इन कोई आपको सेव पॉइंट सेट करना है तो उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, सेव पॉइंट कमांड का इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारी कुछ SQL कमांड्स हैं जिनके थ्रू हम डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, उन्हें एडिट, व्यू और रिट्रीव कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस सेशन में जो भी हमने डिस्कस किया वो आपको समझ में आया होगा, और इसी के प्रैक्टिकल सेशन को हम कवर करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सुरक्षित रहिए और सीखते रहिए।